वेव ऑप्टिक्स हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन। तो डाइफ्रैक्शन जो था, लास्ट क्लास में हमने डाइफ्रैक्शन देखा था। डाइफ्रैक्शन में जो डी साइन थीटा रेक्टेंगुलर के लिए था लैम्डा या एन लैम्डा, या डाइफ्रैक्शन सिंगल स्लिट है, रेक्टेंगुलर है तो वो हो जाएगा एन लैम्डा। एन लैम्डा ये मिनिमा के लिए है, और डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 ये मैक्सिमा के लिए है। उसके बाद ये सर्कुलर अपर्चर था, सर्कुलर सर्कुलर ओपनिंग। तो सर्कुलर ओपनिंग जो कि जनरल लेंस है, ह्यूमन आई है, टेलीस्कोप है, ये सब के लिए क्या होगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू रेडियस चेंज होगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा फर्स्ट मिनिमा के लिए पोजीशन होगी, फर्स्ट मिनिमा। सर्कुलर ओपनिंग के बाद था रिजॉल्विंग रिजोल्यूशन लिमिट, रिले क्राइटेरिया था, एंड रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर के बाद था हमारा फ्रेजनल डिस्टेंस। फ्रेजनल डिस्टेंस कि रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी कहाँ तक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रे ऑप्टिक्स अप टू व्हाट डिस्टेंस रे ऑप्टिक्स इज वैलिड, तो हम बोलेंगे फ्रेजनल डिस्टेंस तक। फ्रेजनल डिस्टेंस से ज़्यादा अगर होगा तो डाइफ्रैक्शन उतना प्रोमिनेंट होगा। तो ये सारा था डाइफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में। और डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में तो था वही सब, वाईडीएससी, मॉडिफाइड वाईडीएससी, वाईडीएससी विद टू वेवलेंथ, वाईडीएससी विद वाइट कलर, वाईडीएससी विद ग्लास स्लैब, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, और हाइगन प्रिंसिपल से वेव फ्रंट ड्रॉ करना, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना यूजिंग यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। तो इतना सारा था। अब ओके। नेक्स्ट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ वेव। तो पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन जो है वो प्रूफ है ट्रांसवर्स नेचर का, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव। ये जो है इट इज प्रूफ ऑफ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव। वेव जो है हमारे दो टाइप के होते हैं, पार्टिकल के मोशन के हिसाब से अगर बताएं तो। मैकेनिकल वेव में पार्टिकल होता है, एक जैसे साउंड वेव है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल टाइप का वेव है, दूसरा ट्रांसवर्स वेव है। तो पोलराइजेशन किसका हो सकता है, पोलराइजेशन होता है सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का। पोलराइजेशन होता क्या है, व्हाट इज पोलराइजेशन? तो पोलराइजेशन इज द restriction of vibration, restricting the plane of vibration. Polarization is the process in which we restrict the plane of vibration. Polarization is restricting the plane of vibration. पोलराइज करना मतलब कि किसी प्लेन में किसी प्लेन में वाइब्रेशन को स्टॉप करना। मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि हमने क्या कर दिया कि ऐसे कोई है कि ऐसे ये, अब हमारा है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो तो ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेलोसिटी, और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होती है वेलोसिटी, ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होती है वेलोसिटी, ई क्रॉस बी से हम डायरेक्शन निकालेंगे, उधर वेव प्रोपोगेट करती है। तो जो ऑर्डिनरी सोर्स से जो लाइट होती है, सोर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी, लाइट फ्रॉम ऑर्डिनरी सोर्स, लाइट फ्रॉम ऑर्डिनरी सोर्स, क्योंकि ऑर्डिनरी सोर्स से जो लाइट निकलती है, जैसे कि ऑर्डिनरी सोर्स वाला डिस्कशन हमने किया था इंटरफेरेंस में, कि इंटरफेरेंस में दो इंडिपेंडेंट लाइट के सोर्स वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। कोहेरेंट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जैसे लाइट का जो एमिशन होता है, लाइट का जो भी एमिशन है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं लाइमन सीरीज, बायमर सीरीज, पास चेन, ब्रैकेट, फुंड,
तो वो सब क्या है कि उसमें एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन कर रहे हैं और एनर्जी एमिट कर रहे हैं। तो बेसिकली उस मॉलिक्यूलर लेवल पे या अनप्रेडिक्टेबल। एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन है जिसके वजह से लाइट आती है। तो कोई भी लाइट सोर्स है तो उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, उस एटम्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहे हैं, उस ट्रांजिशन की वजह से वहां से लाइट निकल रही है। तो जो दो सोर्सेज हैं उनमें मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकें या उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकें। तो इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से हमेशा जो है दो इंडिपेंडेंट सोर्स इनकोहेरेंट ही होते हैं, उनके बीच में कोहेरेंसी नहीं रहेगी। तो अब कोई भी हम एक सोर्स को लेंगे तो एक सोर्स में जो भी लाइट वो रेडिएट कर रही है उस लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स होंगे। वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां से सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जारी है, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उस लाइट में जो भी सोर्सेज हैं उसमें लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन वेलोसिटी के सारे पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। मतलब कि अगर हम ऐसा मानते हैं कि ये जो है लाइट का प्रोपगेशन किधर है, लाइट का जो प्रोपगेशन है वो डॉट है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्योरी के हिसाब से क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर रही है, मूव कर रही है, उसके हर पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं। जब कोई भी लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑर्डिनरी सोर्स है, किसी भी सोर्स से, ऑर्डिनरी सोर्स मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्डिनरी कुछ अलग टाइप का सोर्स है, कोई भी जो सोर्स है लाइट एमिटिंग सोर्स है, उस लाइट एमिटिंग सोर्स में मतलब बहुत स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट अगर नहीं है कि स्पेशलाइज हमने बनाया है कि वो जो है इस टाइप की लाइट जनरेट करे, जो भी हमारे ट्यूबलाइट है, बल्ब है, वहां से जो भी लाइट निकल रही है जो या जो सनलाइट आ रही है उस लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई लाइट के प्रोपगेशन की ये डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइट परपेंडिकुलर डायरेक्शन पॉसिबल है, सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो जो ऑर्डिनरी सोर्स से लाइट होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हर पॉसिबल प्लेन में होता है। जितने भी सोर्स जनरेट हो रहे हैं हर डायरेक्शन में वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है। और ये डॉट क्या है, डॉट जो है ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर लाइट प्रोपगेट कर रही है। तो हम इसको बोलते हैं कि लाइट फ्रॉम ऑर्डिनरी सोर्स इज अ अनपोलराइज्ड लाइट, इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब है कि इसमें हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, कोई रेस्ट्रिक्टेड कोई स्पेसिफिक प्लेन नहीं है, हर डायरेक्शन में पॉसिबली हर डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है। तो इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है, हम ऐसे डिनोट करते हैं वर्टिकल लाइन। इसको बार बार इतने सारे वेक्टर्स नहीं ड्रॉ करेंगे, ये जो है ये दो डायरेक्शन में, और ऐसे, ऐसे ये सर्किल भी नहीं, ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अनपोलराइज्ड लाइट है उस अनपोलराइज्ड लाइट के का ये सिंबल है, ये सिंबल है कि ऐसा अगर लाइट ड्रॉन है इसका मतलब क्या है कि ये है सिंबल ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। अब पोलराइज्ड लाइट क्या होगी कि ऑर्डिनरी सोर्स से जो लाइट आ रही है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, रैंडमली ओवरऑल प्रेजेंट है वो। और ये हमारी ये कंडीशन को सेटिस्फाई भी करती है कि भाई वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फील्ड होना चाहिए, जिधर भी लाइट प्रोपोगेट करे उसके हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो ये हो गई अनपोलराइज्ड लाइट। मतलब क्या है कि इसमें कोई भी प्लेन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सोर्स से जो भी लाइट निकल रही है वो किसी गिवन प्लेन में वाइब्रेट कर रही है। अब मान लो हमने किसी मैकेनिज्म से क्या कर दिया कि इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, किसी मैकेनिज्म से हमने क्या किया कि इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इसके प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। रेस्ट्रिक्टिंग द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म है,
भाई हमारे पास क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल से अगर पास करेंगे तो वो क्रिस्टल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि वो अलाउ नहीं करेगा। हम जो है रिफ्रैक्शन से, रिफ्लेक्शन से, स्कैटरिंग से, बहुत सारे तरीके से पोलराइज्ड लाइट को फाइंड कर सकते हैं। पोलराइज्ड लाइट होती क्या है? पोलराइज्ड लाइट वो होती है जिसमें प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रिस्ट्रिक्टेड हो। मतलब ये है कि जैसे मान लो कि अब मैंने किसी मैकेनिज्म से पोलराइज किया जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, अगर मैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन किस में होगा? सिर्फ एक्स वाई प्लेन में होगा। यहाँ पे ये जो वाइब्रेशन है ये इसमें एक्स वाई प्लेन में होगा। मैंने रेस्ट्रिक्ट किया, बाकी सारे जो कंपोनेंट्स थे, बाकी सारे जो फील्ड वेक्टर्स थे उनको रोक दिया गया और उन्हीं को अलाउ किया गया जो कि इस लाइन के अलोंग एक्स जेड प्लेन के अलोंग है। तो इसमें मैं जो मेरा सॉरी एक्स वाई प्लेन के अलोंग हमने अलाउ किया है, तो एक्स वाई प्लेन के अलोंग अलाउ किया है, तो इसको इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब क्या है कि इसमें जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन को सिर्फ एक प्लेन में रेस्ट्रिक्ट किया गया। कैसे? क्रिस्टल है, बाकी सारी चीजें हैं जो कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, वो सर वो जो है वहां से, हाँ हाँ, कि यहां से अनपोलराइज्ड लाइट थी, अनपोलराइज्ड लाइट से ऐसा किसी तरीके से जनरेट हुआ, कैसे जनरेट हुआ वो अभी नहीं नहीं बात कर रहे हम लोग। ऑर्डिनरी सोर्स से जो लाइट निकल रही है वहां पे हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, हर डायरेक्शन में वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल ऑसिलेशंस है। मैंने क्या किया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो जब रेस्ट्रिक्ट किया किस प्लेन में? सिर्फ वाई जेड प्लेन में। मतलब यहाँ पे लिखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है, अरे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ड्रॉ किया था, ऐसे टाइप का। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, अगर याद होगा तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया था और ऐसे जो है यस सर। मैग्नेटिक फील्ड था। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे तो एक ही वेक्टर दिखाया था ऐसे। तो ये जो है वाइब्रेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप जा रहा है डाउन जा रहा है, मतलब इसी लाइन के लॉन्ग है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो कंप्लीटली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो इस प्लेन को बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन को बोलेंगे हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। कि सभी प्लेन में पॉसिबल था, पहले अनपोलराइज्ड में क्या था भाई? हर डायरेक्शन में था, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था। अब उसमें से हमने बाकी सारे कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर दिया, सिर्फ एक के अलोंग अलाउ किया जो कि एक्स वाई। सपोज कि एक्स वाई के अलोंग है, एक ही प्लेन में केवल वाइब्रेट कर रहा है, तो एक्स वाई प्लेन को हम बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ पे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। और एक्स वाई के जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, मतलब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो प्लेन, मतलब यहां पे क्या है? एक्स जेड प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये है कंफ्यूजन नंबर 1 कि पोलराइजेशन से हमारे दिमाग में आता है डेफिनेशन, तो हम रट लेते हैं कि वाई रेस्ट्रिक्टिंग द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोकना, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रेस्ट्रिक्ट करना, कंट्रोल करना, वो होता है पोलराइज्ड। पोलराइज करना, कंट्रोल करना। अब जिस प्लेन में हम ऑसिलेट करने दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जिसमें फील्ड चेंज हो रही है वो है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और उसके सर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्लेन होगा वो होगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। बोलो। सर सुने नहीं दिया सर, बीच में जो बोले एक्स जेड का जो बोले हाँ प्लेन ऑफ पोलराइज। वही बोल रहा हूं मैं कि एक्सजेड प्लेन जो है, कि जो जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है वो क्या है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्लेन है वो क्या है? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जिसमें कि हमने रेस्ट्रिक्ट किया है। वाइब्रेशन जिसमें प्रेजेंट है और पोलराइजेशन का मतलब क्या? रेस्ट्रिक्शन, जो प्लेन में कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो किस प्लेन में भाई कुछ भी नहीं होगा। अगर हम कोई और प्लेन लेंगे, को तुम कहोगे कि सर ये तो एक्स में तो ठीक है, बाकी प्लेन में भी तो नहीं है। थोड़ा सा अगर हम मान लो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना चाहें,
तो अगर मान लो कि मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर ऐसे देखता हूँ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो मुझे वाई जेड प्लेन ऐसे दिखाई देगा, ये वाई लाइन दिखाई देगी, ये जेड लाइन दिखाई देगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या इस प्लेन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की जा सकती है? थीटा लेके क्या ई नॉट कॉस थीटा इस फील्ड में मान सकते हैं? उधर कुछ नो इलेक्ट्रिक सर। फील्ड का वेक्टर होगा। यहाँ पे है, अगर कोई हम प्लेन लेंगे तो यहाँ पे भी अगर इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फाइंड करना चाहे तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर भी मान सकते हैं, ई नॉट कॉस थीटा यहाँ पे है। किस प्लेन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? जो वाइब्रेशन वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। परपेंडिकुलर। कि अगर हम यस सर। कोई भी दूसरा प्लेन अगर हम लेते हैं, जैसे कि अगर एक्स वाई प्लेन है जो कि परपेंडिकुलर नहीं है, तो वैसे केस में क्या होगा कि उस प्लेन में भी कुछ ना कुछ फील्ड का कंपोनेंट रहेगा। एक ही वेक्टर है, मान लो फील्ड ऑसिलेट ऐसे कर रही है, तो उस वेक्टर का मैं एक कंपोनेंट उस प्लेन में ले सकता हूं, नॉट कॉस थीटा। किस प्लेन में बिल्कुल जीरो है? जो एक्सजेड प्लेन में। यहाँ पे अगर ये ई जेड नॉट प्लेन। वेक्टर है तो ई नॉट कॉस 90 जो है, ये जो है 0 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा हमेशा जो है उस प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब हमने टोटली रेस्ट्रिक्ट कर दिया उस प्लेन में। उसी प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है। और वो प्लेन यस सर। जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यस सर। प्रेजेंट है वो है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ऑसिलेशन दिया हुआ रहेगा किसी प्लेन में, पूछा जाएगा कि विच इज द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, विच इज द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो जनरल कंफ्यूजन ये है, कॉमन कंफ्यूजन, कि दोनों सेम ही फील होता है। कि पोलराइजेशन मतलब क्या हुआ ये तो समझ में आया नहीं। तो पोलराइजेशन मीनिंग है रेस्ट्रिक्ट, जिधर रेस्ट्रिक्टेड वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है। अब सर वाईजेड भी तो हो सकता है। ना ना अरे वाई जेड में तो है ना, वाई जेड में तो ये वेक्टर नहीं है। वाई जेड प्लेन लेंगे तो ये वाई तो इंक्लूड रहेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। वाई जेड प्लेन जो है उस तो एक्स एक्सिस इंक्लूड करना पड़ेगा, वाई एक्सिस इंक्लूड करना पड़ेगा ना। अगर ऐसे कंसिडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां पे प्रेजेंट है, तो उसी प्लेन में हो जाएगा। जी सर। ठीक है, सर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मतलब जिसमें नहीं है। जिसमें नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट, वो है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है। तो यस ये सर। तो ये तो हुआ। अब यहाँ से देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अफेक्ट हो रहे हैं, मतलब पहले क्या है कि कई सारे वेक्टर थे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारे वेक्टर्स थे, अनपोलराइज्ड लाइट में। तो अनपोलराइज्ड लाइट्स में हमने क्या किया कि वो जो सारे वेक्टर्स में से कुछ ही वेक्टर्स को, मान लिया कि 10 वेक्टर्स हैं, 10 वेक्टर्स में से हमने 9 वेक्टर को रोक दिया, सिर्फ एक ही वेक्टर जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ही हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कई बार लाइट वेक्टर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड लाइट वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही जनरल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ही इंटरेक्शन होता है जिससे कि जो भी सेंसेशन वेंसेशन जनरेट होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लाइट वेक्टर भी बोलते हैं कई बार। तो अगर लाइट वेक्टर आ जाए तो फिर सडनली घबरा मत जाना कि ये क्या है, कौन सा वेक्टर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या लाइट वेक्टर ये दोनों सेम चीज है। तो मान लो कि यहाँ पे 10 वेक्टर्स थे, किसी सोर्स से लाइट निकल रही थी और उस सोर्स से जो है ये 10 वेक्टर्स निकल रहे थे, इधर 10-20 वेक्टर्स थे, मैंने सिर्फ एक ही प्लेन के अलोंग एक को अलाउ किया, बाकी सब रोक दिए, तो अभी 19 जा रहा है। तो जब वेक्टर्स कम हो जाएंगे तो हमें पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो जो अनपोलराइज्ड लाइट की जितनी इंटेंसिटी होगी और पोलराइज्ड लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो दोनों अलग अलग होगी। पोलराइज्ड लाइट में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और अनपोलराइज्ड लाइट में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो जो ज्यादा है। तो इंटेंसिटी जो होगी वो इंटेंसिटी अफेक्टेड होगी। तो हमें क्या करना है, वही सारी इंटेंसिटीज का कैलकुलेशन करना है। तो जैसे देखते हैं कि अब पोलराइजेशन तो है प्रोसेस की, क्या हुआ, व्हाट इज पोलराइजेशन, व्हाट इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, व्हाट इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब इसके बाद है कि सर अनपोलराइज्ड में सबका मतलब एडिशन लेते थे, वेक्टोरियल एडिशन इंटेंसिटी के लिए। नहीं, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी तो वेक्टर वाइज नहीं ऐड कर सकते ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रिजल्टेंट बोलेंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन जो इंटेंसिटी है कि भाई मान लो मल्टीपल, कहीं से कोई लाइट आ रही है उसमें मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी होगी, जो हाँ यहाँ पे जी सर। अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी होगी, वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐड करके होगी। तो आई नॉट आई नॉट आई नॉट आई नॉट सबका जो है एन आई नॉट टाइप से कुछ होगा हाँ सर, यहाँ एन पे। आई नॉट। हाँ सर, ठीक है, समझ। तो अब ये है कि पोलराइजेशन होगा कैसे। तो वो पोलराइजेशन होता है पोलराइजर से। पोलराइजर, तो पोलराइजर क्या होता है, पोलराइजर एक क्रिस्टल होता है। पोलराइजर जो है वो क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल के थ्रू हम इसको बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन थ्रू रिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन थ्रू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन जो भी है, तो कि कोई भी एक पोलराइजर है, कोई एक पोलराइजर है, तो उस पोलराइजर क्या है, ये क्रिस्टल होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के क्रिस्टल हैं। जैसे एक टर्मलाइन क्रिस्टल है एक एग्जांपल। अब बाकी सारे एग्जांपल्स जो है उसको थोड़ा देख लोगे, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ होगा वही एग्जांपल्स याद करने हैं। तो टर्मलाइन क्रिस्टल एक क्रिस्टल है जिसकी जिसकी जो है, इस क्रिस्टल्स, ये जो भी क्रिस्टल होते हैं जिनसे पोलराइजर बनते हैं, ये क्या है, ये पोलराइजर। तो इस पोलराइजर में एक ट्रांसमिशन एक्सिस होती है। पोलराइजर जो होंगे, जो भी क्रिस्टल होंगे, उस क्रिस्टल में ट्रांसमिशन एक्सिस होती है। तो ट्रांसमिशन एक्सिस ये जो है, अब जो भी लाइट इसमें इंसिडेंट होगी वो सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को अलाउ करेगा जो ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग है। ये जब क्रिस्टल, जब अनपोलराइज्ड लाइट इस पोलराइजर से इंसिडेंट होगी, तो सिर्फ वही कंपोनेंट या वही इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे कि या तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड उस लाइन के अलोंग होगा तो वो पास कर जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे होगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट पास करेगा वहां से। तो सिर्फ और सिर्फ यहां से वही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएंगे जो कि इसके साथ इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग है। तो इस पोलराइजर में ट्रांसमिशन एक्सिस है और उस पोलराइजर वही अलाउ करेगा। तो जैसे जैसे मान लिया कि यहाँ से एक, सर वो लाइंस ट्रांसमिशन एक्सेस लिखेंगे ना? हाँ लाइंस जो है उसमें ट्रांसमिशन एक्सिस होती है, हर पोलराइजर का एक ट्रांसमिशन एक्सिस है, फिक्स होता है ये। तो ये ट्रांसमिशन एक्सिस, लाइंस को जो डिनोट किया है वो है ट्रांसमिशन एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस। तो इस एक्सिस के अलोंग, इस मतलब ऐसा मान लो कि एक नैरो स्लिट टाइप का, एक नैरो स्लिट, एक स्मॉल ओपनिंग टाइप का मान लो, उसी के थ्रू जो है वो लाइट केवल पास कर पाएगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अलोंग होगी वो वहां से क्रॉस करके चली जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, वो नहीं मूव कर पाएगी। तो ये ट्रांसमिशन एक्सिस सिर्फ इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को या उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को अलाउ करता है जो उस एक्सिस के अलोंग होता है, बाकी सबको वो ब्लॉक कर देता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट या फिर परपेंडिकुलर फील्ड को ब्लॉक कर देता है। तो यहां से मान लो कि एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रही है, अनपोलराइज्ड लाइट को जो है पोलराइज्ड करना है। तो पोलराइज करने के लिए क्या करेंगे, पोलराइज करने के लिए उसको क्रिस्टल के सामने रख दिया, क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल से जो है वो पास कर रहा है, और इस क्रिस्टल का मान लो ट्रांसमिशन एक्सिस, मैंने वो ट्रांसमिशन एक्सिस किस एंगल पे है, कैसे है, वो चीज गिवन रहेगा। तो मान लो मैंने कि अभी ये अनपोलराइज्ड लाइट है, तो भाई ऐसे वर्टिकल मैंने इस, ये है लाइट की जो है वेलोसिटी की एक्सिस है, और इसके परपेंडिकुलर मैंने ऐसे रख दिया। तो ये इसके लॉन्ग है, ये जो है इसमें बहुत सारे वेक्टर हैं, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, UNP अनपोलराइज्ड लाइट है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं। तो ये यहाँ से ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिटेड लाइट जो होगी, ट्रांसमिटेड लाइट पोलराइज्ड होगी। तो पोलराइज्ड में या तो हम सिर्फ ये वर्टिकल लाइंस दिखाते हैं या सिर्फ डॉट दिखाते हैं, कोई भी दोनों में से एक। ये दो कंपोनेंट है, ये दो कंपोनेंट है, इसमें जो है या तो वर्टिकल एक्सिस ये वाली वर्टिकल लाइन डिनोट करेंगे या डॉट डिनोट करेंगे। डॉट मतलब एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी फील्ड बता रहा है कि ये ऐसे है और इस डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है हर डायरेक्शन में। तो ये बता रहा है कि दोनों डायरेक्शन में है। अब पोलराइज लाइट में क्या है, सिर्फ दोनों में से कोई सा भी एक दिखाएंगे। तो ये वर्टिकल लाइन मैंने दिखा दिया, ये है पोलराइज लाइट। अब यहाँ पे ये तो मैक्सिमम वाइब्रेशन है E0, इधर जो है इधर कुछ ट्रांसमिट हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कुछ ट्रांसमिट हुई इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो अब रैंडम मैं अगर कंसीडर करता हूं, रैंडम मैं एक कंसीडर करता हूं किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ किसी एंगल पे है। तो ध्यान से समझना, रैंडम मैं अगर देखता हूं कि ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है और कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, ये थीटा पे, ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ, ये है ई नॉट, और इधर जो है वो क्या है, ट्रांसमिशन एक्सिस है। तब कौन से कंपोनेंट को अलाउ करेगा, जो ट्रांसमिशन एक्सिस के लॉन्ग होगा, ये ट्रांसमिशन कॉस वाला। कॉस वाले कंपोनेंट को। तो ये जो है वो है ट्रांसमिशन एक्सिस। तो कौन सा कंपोनेंट, ई नॉट कॉस थीटा बाहर जाएगा और ई नॉट साइन थीटा ब्लॉक हो जाएगा, ई नॉट साइन थीटा। तो इस पे जो इंटेंसिटी इंसिडेंट हुई, इंटेंसिटी जो इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट इंटेंसिटी आई इंसिडेंट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k टाइम्स ऑफ ई नॉट स्क्वायर। इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड, इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड वो k टाइम्स ऑफ ई नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर। अब ये कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा वेरिएबल है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही वेक्टर है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं। अनपोलराइज्ड लाइट में बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है हर डायरेक्शन में। किसी जी के लिए सर। थीटा, किसी के लिए थीटा 0 डिग्री है, किसी के लिए थीटा 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो ओवरऑल हर थीटा का कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगा, बाहर जा रहा है वहां से। तो अगर हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड, एवरेज इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड, तो एवरेज ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, एवरेज ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा सर। कि k टाइम्स ऑफ ई नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर का एवरेज। तो ये हो जाएगा, यहाँ से k भी कांस्टेंट है और यहाँ पे ई नॉट भी कांस्टेंट है, तो k इंटू ई नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, थीटा वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, टोटल 0 से 2 पाई तक वेरी कर रहा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या होगा, एवरेज वैल्यू हो जाएगी इसकी 1/2। तो ये हो जाएगा k ई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो ये जो एवरेज ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आई ट्रांसमिटेड, ये यहाँ पे समझना है कि एवरेज ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंसिडेंट बाई 2, के ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू इंसिडेंट इंटेंसिटी, इंसिडेंट इंटेंसिटी। तो ये हो जाएगा एवरेज ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंसिडेंट बाई 2। कि कभी भी अगर अनपोलराइज्ड लाइट अगर इंसिडेंट होती है पोलराइजर पे, तो जो ट्रांसमिट होके जाएगी, जैसे मान लो कई सारे सन ग्लासेस होते हैं, ठीक है, कार के जो ग्लासेस हैं, तो मान लो पोलराइड से बने हुए हैं, ठीक है, पोलराइड से बने हुए हैं, तो भाई ज्यादा इंटेंसिटी आ रही है तो थोड़ा सा हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो हमने जो है उसको लगा लिया। तो अनपोलराइज्ड लाइट से अब जो इंटेंसिटी जा रही है वो क्या है, एक्चुअल की हाफ है। तो अगर अनपोलराइज्ड लाइट है और अनपोलराइज्ड लाइट से अगर हम पोलराइज्ड लाइट फाइंड करते हैं, तो आफ्टर पासिंग थ्रू क्रिस्टल, क्रिस्टल से, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं हाफ रूल, हाफ रूल या फिर मैलस लॉ, मैलस लॉ। कि मैलस लॉ क्या है कि अगर आई नॉट इंटेंसिटी इंसिडेंट हुई अनपोलराइज्ड लाइट की, तो वहां से जो भी ट्रांसमिटेड की इंटेंसिटी होगी वो इंसिडेंट बाई 2 हो जाएगी। ये है हमारा मैलस लॉ रिलेटेड विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये जो पोलराइजेशन मिला हमें, वो पोलराइजेशन जो है इसके थ्रू मिला। अब क्या है कि इसके बाद है कि एनालाइजर है, एक एनालाइजर होता है। एनालाइजर क्या है, एनालाइजर जो है वो भी एक क्रिस्टल ही है। एनालाइजर क्या है, वो भी एक क्रिस्टल है। तो ये है, इसको बोला जाएगा पोलराइजर, पोलराइजर, और ये है एनालाइजर, एनालाइजर। तो एनालाइजर भी क्या है, एक क्रिस्टल है। एनालाइजर क्रिस्टल है, पोलराइजर और एनालाइजर दोनों एक ही टाइप के क्रिस्टल हैं, सेम है।
बस जो पहले आ गया वो पोलराइजर हो गया, बाद में जो आ गया वो क्या है, एनालाइजर है। सेम जैसे न्यूटन थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। अब उसमें से कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है वो नहीं पता, एक को एक्शन लेंगे तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। उसी टाइप से जो पहले अनपोलराइज्ड की तरफ है, दोनों एक ही टाइप के क्रिस्टल, एक ही टाइप के प्लेट हैं दोनों, तो जो पहले इधर आ गया वो पोलराइजर हो गया, बाद में जो है एनालाइजर। एनालाइजर क्यों है, क्योंकि यहां से जो है, यहां से कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा, ऑब्जर्वर जो कि ऐसे देख रहा होगा। तो अब मान लिया कि ये जो पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में, दोनों के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में थीटा डिग्री का एंगल है। मतलब इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस ये है, एक्सिस ये है, और इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस ये है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, जो यहाँ पे इंसिडेंट, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, मान लिया ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ से लिया तो ये तो उसका एक कंपोनेंट इधर आया जो इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो अब इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, अगर मान लिया ये थीटा डिग्री पे है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में कुछ एंगल है। ये मान लिया कि ये थीटा पे लोकेटेड है, ये पोलराइजर है और ये थीटा पे लोकेटेड है एनालाइजर। तो जो उधर से अनपोलराइज लाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो जब इस पे इंसिडेंट होगी तो उसका कौन सा कंपोनेंट एनालाइजर अलाउ करेगा, एनालाइजर जो है वो अलाउ कर देगा जो इसके अलोंग होगी। मान लो एनालाइजर के एंगल को हम बिल्कुल परपेंडिकुलर कर दिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर कर लिए तो क्या कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा। मतलब इस साइड कोई लाइट नहीं आएगी। तो अगर दूसरे साइड पोलराइजर से कोई देख रहा है तो वो क्या करता रहेगा कि वो ऐसे घुमाता रहेगा, रोटेट करते करते किसी टाइम पे लाइट आना बंद हो जाएगी। तो जब लाइट आना बंद हो जाएगी तो वो स्टेट क्या है, उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो पोलराइजर है और जो एनालाइजर है दोनों के एक्सिस क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। परपेंडिकुलर। जी परपेंडिकुलर हो गए सर। तो हमें हमें लाइट नहीं मिलेगी। तो उससे जो है हम परपेंडिकुलर लोकेट कर देते हैं, ऐसे घुमाते 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 कभी जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अब वहां से 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी है एक्सपेरिमेंट करना है कि भाई जो लॉज हम लिख रहे हैं उससे क्या इंटेंसिटी आ रही है नहीं आ रही है वो सब। तो वहां से फिर वो रोटेशन, या फिर जैसे है कि भाई अगर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है या नहीं है, लाइट के साथ कैसा है। तो मान लो वो लाइट के साथ ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, तो शो करेगा तो क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर उधर रोटेट कर देगा वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर उधर अगर रोटेट कर रहा है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के थ्रू वो पोलराइज लाइट, अच्छा अनपोलराइज लाइट से क्यों चेक नहीं करते हैं, क्योंकि अनपोलराइज लाइट से तो वो किधर भी घुमा देगा वो घूमने के बाद सेम ही दिखेगा। मान लो कि कोई ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है और उसने क्या किया कि लाइट को वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, लाइट को उसने रोटेट किया, तो अनपोलराइज लाइट में तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, क्योंकि वो घुमाने के बाद भी सेम हो जाएगा। वो जो भी इंटेंसिटी आएगी हाँ सर। हमेशा हाफ आएगी। अगर मान लो यहाँ से कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करता है, सब्सटेंस रखा और उसके बाद उसने रोटेट कर दिया, रोटेट करने के बाद इधर जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो हाफ ही रहेगी हमेशा, किसी एंगल से डिपेंडेंट ही नहीं है। तो वहां पे हम इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए हमको पोलराइज लाइट की जरूरत पड़ती है। तो पोलराइज लाइट की जरूरत पड़ी तो पोलराइज लाइट मैंने क्रिएट किया। अब क्रिएट करेंगे तो पहले मैं बिना उस सब्सटेंस के चेक कर लूंगा कि भाई जीरो आ रहा है, मतलब ठीक है। अब अब अगर यहाँ पे मैंने सब्सटेंस रखा और कुछ लाइट आना स्टार्ट हो गई, मतलब क्या किया उसने, उसको रोटेट कर दिया होगा कुछ। समझ पा रहे हो ये? नहीं हाँ सर। यस सर। यस हाँ सर। सर। कि अभी मान लो जीरो हो गया, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, जीरो हो गया। अब मैंने वो मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो हमने रास्ते में प्लेस कर दिया, तो वो क्या कर देगा, वो थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देगा, तो अब कुछ लाइट आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि भाई ये एलिमेंट जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है।